नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज एक विषय पर मैं अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। आमतौर पर हम भारतीय साहित्य और भारतीयता, आमतौर पर इसी को इंडियन लिटरेचर एंड इंडियननेस, मैं अधिकतः भारतीय जो साहित्य और इसमें भारतीयता, इसको विद्यार्थियों के लिए कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय साहित्य तथा उसमें स्थित भारतीयता और भारतीय साहित्य की मूलभूत प्रवृत्तियों के बारे में प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए, आदि आदि प्रश्न भी पूछते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके साथ साथ सबसे पहले तुलनात्मक और इसके साथ साथ मैं भारतीयता के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। तुलनात्मक साहित्य का आशय विभिन्न साहित्यों का साम्य वैषम्य करने के विचार से उनकी तुलना मात्र नहीं है। तुलना का मुख्य आशय यह है कि साहित्य विशेष को पृष्ठभूमि प्रदान करने वाली सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के संधान द्वारा अपने परिप्रेक्ष्य का व्यापक बनाना और इस प्रकार साहित्य तथा मानवीय कार्यकलाप के अंदर क्षेत्रों के पारस्परिक संबंध से अवगत कराना है। वस्तुतः साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किसी एक साहित्य के अध्ययन से केवल इस बात से भिन्न होता है कि यहाँ एक साथ एकाधिक साहित्यों का अनुशीलन किया जाता है, और इसलिए मैं तुलनात्मक से संबंधित पृष्ठभूमि भी प्रदान किया हूँ। इससे ही तुलनात्मकता के द्वारा ही भारतीय साहित्य का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले भारतीय साहित्य क्या है, भारतीय साहित्य का अर्थ क्या है, हम देखेंगे। भारतीय साहित्य से तीन अर्थ आमतौर पर हम बताते हैं। सबसे पहले भारतीय साहित्य का अर्थ है संस्कृत साहित्य, जिसकी एक बहुत विशाल परंपरा है। उदाहरण के लिए स्टेनो की पुस्तक द इंडियन ड्रामा या एम विंटरनिज की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, इन पुस्तकों में भारतीय नाटक या साहित्य के नाम पर संस्कृत साहित्य का ही उल्लेख किया गया है। दूसरा, भारतीय साहित्य का दूसरा अर्थ है भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया साहित्य। इसे इंडो आंग्लियन लिटरेचर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए R.K. नारायण द्वारा रचित पुस्तक द गाइड आदि। और तीसरा, भारतीय साहित्य का तीसरा अर्थ है विभिन्न प्रांतीय भाषाओं, उदाहरण के सभी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं में लिखा गया साहित्य, जिनमें विषय एवं भावगत एक सूत्रता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वस्तुतः भारतीय साहित्य के नाम पर यह तीसरा अर्थ ही स्वीकृत है। यहाँ इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य तथा दूसरी विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिखे गए साहित्य को भी भारतीय साहित्य कहते हैं। यह साहित्य एक है, यद्यपि भारत की 22 मुख्य भाषाओं में इसकी 22 प्रकार की विभिन्न अभिव्यक्तियां दिखाई पड़ती हैं। इन विभिन्न अभिव्यक्तियों में एकरूपता के दो आधार हैं। एक ही स्रोत से प्रेरणा ग्रहण करना, यह मूल स्रोत है संस्कृत साहित्य, महाकाव्य, पुराण, जातक, लोक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, कला एवं संगीत। लगभग एक ही प्रकार की आवेगात्मक तथा बौद्धिक अनुभूतियों से प्रेरित साहित्य का निर्माण होना है। और यहाँ मैं सबसे पहले, जब भी हम भारतीय साहित्य पढ़ाते वक्त आमतौर पर पुस्तकों को देखने से पता चलता है कि सबसे पहले संस्कृत साहित्य, इसके बाद भारतीयों द्वारा लिखा गया अंग्रेजी साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य। लेकिन मैं इसको थोड़ा क्रम परिवर्तित करके मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। सबसे पहले संस्कृत साहित्य, इसमें कोई दो राय नहीं। जब दूसरे स्थान में मैं सभी भारतीय भाषाओं में लिखा गया विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य को मैं दूसरे स्थान में पढ़ाता हूँ।
और तीसरा है भारतीयों द्वारा लिखा गया अंग्रेजी साहित्य। इन तीनों को मिलाकर ही हम विपुल विस्तार से भारतीय साहित्य के रूप में हम मानकर आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में भारतीयता क्या है अब थोड़ा देखेंगे। भारतीय साहित्य पहल सौंदर्य, आनंद एवं ज्ञान परक था। मध्ययुग में उसने पहले साधनात्मक था, भक्ति परक एवं दार्शनिक रूप धारण किया। फिर भक्ति श्रृंगार का प्रतीक बना और उसके बाद आधुनिक युग आया। समाज सुधार की ओर लेखकों को ध्यान गया और फिर साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश में संग्राम छिड़ गया। भारत के प्रत्येक लेखक ने देश प्रेम का साहित्य लिखना आरंभ किया। साथ ही नवजागरण की हवा बहने लगी, जिसका मूल स्वर था मानवतावाद, व्यक्ति स्वाधीनता एवं आगे बढ़ने का आह्वान। आज स्थिति कुछ भिन्न है। आज का लेखक अविश्वास, घुटन, अराजकता तथा मूल्यहीनता के परिवेश में सांस ले रहा है। आधुनिक संदर्भ में भारतीय साहित्य पर एक ओर पश्चिम का प्रभाव पड़ा और दूसरी ओर नई रोशनी में प्राचीन के पुनर्निर्माण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। भारतीय साहित्य के इस सामूहिक रूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा साहित्य मात्र एक दृश्य नहीं, पनोरमा है। और भारतीय साहित्य की मूलभूत प्रवृत्तियां क्या है हम पहले देखेंगे। सबसे पहले भारत की मानसिकता, सौंदर्य भावना, आदर्शवाद, मानवतावाद, अलंकृत भाषा शैली, आधुनिक दृष्टिकोण। संपूर्ण भारतीय साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो इन अलग अलग उप विषयों के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले भारत की मानसिकता। भारतीय साहित्य की भारतीयता या भारत की मानसिकता का मूल स्वरूप आध्यात्मिक, अंतर्दृष्टि परक तथा मनोगत साइकिक है। आर्नल्ड ने इसे भारत की निष्काम दृष्टि, इंडियन विच्यू ऑफ डिटैचमेंट, और गोयते ने व्यक्तिगत भावावेग से मुक्त भारतीय कला दृष्टि, इंडियन आर्ट विदाउट इंडिविजुअल पैशन कहा है। इस स्वर के पीछे हमारी मानसिकता में जमी हुई अनासक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप भारतीय साहित्य में कवि व्यक्तित्व की बहुत कम अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। इसे ही इलियट ने व्यक्तित्व से पलायन कहा है। भारतीय मनुष्य की मनोचेतना में यह मूल भारतीयता गहरी जमी हुई है और भारतीय साहित्य के साहित्यिक प्रारूप का यह केंद्र बिंदु रहा है। निराला के स्वर में हमें वही एक ध्वनि सुनाई देती है, उस असीम में ले जाओ मुझे ना तुम कुछ दे जाओ। आध्यात्मिक कहने का तात्पर्य यह नहीं कि भारतीय साहित्य धर्म परक है। यह तथाकथित धर्माधारित साहित्य नहीं, यह रहस्य परक हिस्टोरिक है। यह योग और भोग को मिलाना चाहता है। यह साहित्य मानव जीवन के बारे में है, इसलिए मानव जीवन की 4 उपलब्धियां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को स्वीकारता है। यह भारतीय साहित्यकार इन चारों का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं कि अंततः सौंदर्य एवं आनंद की ही स्थापना हो सके। यह मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्योंकि यह भारतीय सनातन धर्म की विशिष्टता यह है कि कोई भी चीज यहाँ मना नहीं है। सबसे पहले धर्म मीन्स कोई रिलीजियन नहीं है। यहाँ धर्म मीन्स अपना कर्तव्य, मतलब काम करना। आपके लिए जो काम मिलता है वो काम करना है। मतलब धर्म मतलब ढंग से, मतलब कोई गलत ना करते हुए इस पद्धति से, विधि से, मतलब लीगली जो वैलिड वाले काम करना। और इसी के द्वारा अर्ध, मतलब जो काम करते हैं तो अर्ध तो जरूरी है, क्योंकि अर्ध के बिना कोई काम भी मिलता नहीं। लेकिन यहाँ धर्म से मतलब पद्धति से जो अर्ध, मतलब अर्ध भी कमाना है। और इसके साथ साथ काम मतलब आमतौर पर सेक्स ही नहीं है, इच्छाएं। मतलब हमारे लिए बहुत इच्छाएं होती है, वो सेक्स भी एक है, लेकिन इसके साथ साथ अनेक इच्छाएं होती हैं। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। कैसे? धर्म मार्ग में
आर्जित अर्ध के द्वारा इस काम की पूर्ति भी करना है। जब इन तीनों की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति या मनुष्य या स्त्री या पुरुष दोनों बराबर हैं। अब व्यक्ति मनुष्य अब इन तीनों से जब गुजरता है, बार बार इसी क्रम में गुजरते गुजरते इससे मोह एकदम भंग होके बिल्कुल अनासक्ति आकर मोक्ष के मार्ग में ले जाता है। ये भारतीय सनातन धर्म की महानता है, विशिष्टता है। क्योंकि हम कोई चीज मना नहीं करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। नहीं, भारतीय सनातन धर्म की ये महानता है कि हर काम करो लेकिन अनासक्ति के साथ, मतलब अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट कहते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए भारतीय साहित्यकार इन चारों का वर्णन ऐसे कहते हैं कि अंततः सौंदर्य एवं आनंद को ही स्थापित हो सके। भारतीय साहित्य में रहस्यात्मक बिंबों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, नव जीवन की प्रबल उमंग जा रही मैं मिलन के लिए, पार कर सीमा प्रीतम असीम के संग। और दूसरा है सौंदर्य भावना। भारतीय साहित्य की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि यहाँ सौंदर्य निर्मित और आनंद की अभिव्यक्ति के साथ नीति बोध जुड़ा रहता है। भारतीय दृष्टि में सौंदर्य की अनुभूति एक विशिष्ट अनुभूति है। यह यूनानियों की तरह मानवीय सौंदर्य का आदर्शीकृत रूप नहीं। भारत सौंदर्य दृष्टि आध्यात्मिक ध्यान दृष्टि है, जिसका उदाहरण हमारे यहाँ की विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। दूसरे शब्दों में सौंदर्य पूर्णता की एक काल्पनिक दृष्टि है और इसलिए आनंद का आस्वाद नहीं होता, वो कभी लौकिक आस्वाद से हो ही नहीं सकता। स्वरूपात्मक भाषा में जीवनदार नदी की तरह बहती हुई लगातार बदल रही है, मगर सत्य से मिलने की उसकी कोशिश बरकरार है। इसको भारतीय साहित्य में रहस्यात्मक बिंबवाद की सहायता से समझाया गया है। कबीर के शब्दों में, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। आध्यात्मिक या अंतर्दृष्टि इस स्वर को वेदांतियों की विचारधारा के द्वारा समझाया गया है। वेदांतिक अवधारणा के अनुसार पारमार्थिक सत्ता, एब्सोल्यूट रियलिटी, एकमात्र सत्ता है जिसे प्राकृतिक सत्ता, फेनोमेनल रियलिटी के द्वारा समझा जाता है। इसलिए एक सत्ता के रहते हुए भी ब्रह्म और प्रकृति अर्थात द्वैत विचार को स्वीकार करना पड़ता है, जो अद्वैत का ही दृष्टि ब्रह्म है। भारतीय साहित्य में इस द्वैत विचार को कभी ब्रह्म और प्रकृति, कभी सृष्टा और कभी सृष्टि, कभी काल और ऋतु, तो कभी मन और देह के रूप में प्रकट किया गया है। इनमें से एक नाशवान है तो दूसरी अविनाशी है, मगर इन दोनों के बीच संबंध है। अतः नाशवान फिर रूप लेता है, देह या ऋतु के रूप में प्रकट किया होता है। तुम तुंग हिमालय श्रृंग मैं चंचल गति सुर सरिता। आदर्शवाद भारतीय साहित्य का मूल स्वर आदर्शवाद का है। यहाँ भारतीय में तनाव है, संघर्ष है, परंतु आत्यंतिक विरोध नहीं है। यहाँ संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच की टकराहट ना होकर इच्छा और आदर्श का संघर्ष है, जिसमें अंततः आदर्श की विजय होती है। अतः यहाँ ट्रेजिक साहित्य बहुत ही कम लिखा गया है। गोदान में होरी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाकी सभी पात्रों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के बाद जीवन यहाँ का नियम है। मृत्यु है क्या, जबकि सड़े पत्तों की खाद भी नया पौधा उपजाती है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जीवन तभी सुखमय बनता है जब दुख या यातना को आदमी भोगता है। कष्ट उठाना उसका नैतिक बल है। अतः पंत कहते हैं, तपरे मधुर मधुर मन विश्व वेदना में तप प्रतिफल। तो दूसरी ओर रविंद्रनाथ कहते हैं कि दुख जीवन का मूल तत्व है। यह पाश्चात्य रोमानी मेलंकोली नहीं, यह भारत की एक विशिष्ट मानसिकता है। दुख और आनंद एक दूसरे के योजक हैं। और मानवतावाद भारतीय साहित्य में मानवतावादी आद्य रूप बहुत ही भव्य और प्रखर है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य स्वयं ईश्वर है, अहम ब्रह्मस्मि।
महाभारत में कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मनुष्य है। चंडीदास, सुब्रमण्य भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि सभी ने मानवतावाद का पक्ष लिया। इस मानवतावाद के दो आधार तत्व हैं, त्याग और भक्ति। त्याग वैदिक साहित्य का यह मूल तत्व है। इसी से हम अपनी स्वार्थपरता से मुक्त होकर सामाजिक सचेतना का प्रसार कर पाते हैं। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है, अतः मनुष्य के प्यार ही भक्ति है। अलंकृत भाषा शैली। भारतीय साहित्य में अधिकतर अलंकृत भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। इसके पीछे भारतीय चिंतन धारा का एक विशेष मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक युग में मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद तथा अस्तित्ववाद के फलस्वरूप भारतीय साहित्य में नए स्वर उभर कर सामने आए। फ्रायड के अनुसार साहित्य में नए स्वर अचेतन, कामवासना, हीनता ग्रंथि, मानसिक अस्वस्थता, जीवन वृत्ति तथा मरणावृत्ति आदि के द्वंद्व में जीने वाले मनुष्य का वर्णन हो रहा है। इस प्रकार हम भारतीय साहित्य से संबंधित मैं एक संक्षिप्त में यहाँ मैं भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्य की मूलभूत तत्वों को संक्षेप में मैं यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद।